वेलकम टू ऑल ऑफ यू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। जो कल की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है पढ़ा जो है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह पढ़ रहे थे, यानी कि अग्निशामक यंत्र वगैरह। उसके बाद फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, यानी कि किसी को दुर्घटना अगर हो गई है तो डॉक्टर के आने से पहले कौन कौन सा प्राथमिक उपचार उसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कार्यशाला में कौन कौन से सामान फर्स्ट एड किट में रखे होने चाहिए, वो सब पे चर्चा करी जा चुकी है। एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, देखिए आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें फर्स्ट एड किट लग के आता है। एक छोटा सा बैग रहता है, उसमें जो है कॉटन रखा रहेगा, बैंडेज रखा रहेगा, जलने वाली क्रीम रखी रहेगी, बीटाडीन रखी रहती है, एक आध दो दवाइयाँ भी रखी रहती हैं। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट एड किट में गाड़ी के साथ भी आता है। तो फैक्ट्री में तो बहुत बड़े स्केल पर काम होता रहता है, तो वहाँ पर तो वैसे भी फर्स्ट एड किट में बहुत सारा सामान उपलब्ध होना चाहिए। चलो आज की क्लास में शुरू करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया है या कोई भी दुर्घटना हो गई है, किसी कारण से उसकी श्वसन क्रिया प्रभावित हो रही है, उसकी श्वसन क्रिया सामान्य रूप से नहीं चल रही है, तो डॉक्टर के आने से पहले हम उसे आर्टिफिशियल श्वसन क्रिया करा सकते हैं। आर्टिफिशियल श्वसन को अंग्रेजी में बोला जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम श्वसन। तो चलो कृत्रिम श्वसन ये वाला नहीं रहेगा, गलत बना दिया। कृत्रिम श्वसन सही लिखा हूँ भाई, कृत्रिम श्वसन, ये वाला सा रहेगा, भी सा नहीं रहेगा, चलो कोई बात नहीं। कृत्रिम श्वसन यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, RESPIRATION, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन। तो कृत्रिम श्वसन की 4 विधियां आपकी बुक में दी गई हैं। सबसे पहली है सिल्वेस्टर विधि। कौन सी? सिल्वेस्टर विधि। दूसरी है सैफर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह में हवा भरना, और चौथी है कृत्रिम यंत्र के द्वारा। तो चलो एक एक के बारे में बात करते हैं। SYLVESTER सिल्वेस्टर मेथड पर बात करते हैं। सिल्वेस्टर मेथड कब अपनाया जाता है? जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फ्रंट साइड में, पेट, सीना, इन सब साइड में अगर पैर कहीं पर भी जला हो, चोट लगा हो, तो फ्रंट साइड में अगर चोट लगी हुई हो तब जो है सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, रोगी को जो है से सीधा पीठ के बल लेटा देंगे, सीधा सीधा, ठीक है। तो क्योंकि चोट लगी है सामने, तो घाव में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, पीठ के बल, पीठ तो पूरा क्लियर है, एकदम सही है, तो पीठ के बल लेटा देंगे। लेटा करके फिर क्या करते हैं, लेटा करके जो है, जो लेटा दिए, लेटाने के बाद जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को ऐसे फैला देंगे, बगल बगल, ऐसे बगल बगल फैला देंगे। फैला करके फिर उसके बाद उसकी मुट्ठी को, रोगी की मुट्ठी को आधी आधी मुट्ठी से बांध देंगे। मुट्ठी को बांध करके फिर क्या करेगा, एक आदमी जो है सिरहाने के पास में जो है बैठ जाएगा, घुटनों के बल, अपने घुटनों के बल ऐसे जो है सिरहाने के पास में बैठ जाएगा। उसके बाद जो है उसका हाथ, क्योंकि ऐसे एकदम प्लेन लगा हुआ है, ठीक है, तो हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है, हाथ को मोड़ करके ऐसे लाएगा सीने पर। सीने पर ला करके वो आदमी क्या करेगा, ऐसे दाब डालेगा सीने पर।
सीने पर दबाव डाल करके फिर उसके बाद हाथों को पीछे खींच करके ऐसे पीछे ले जाके छोड़ देगा एकदम सीधा। ठीक है, जब सीने पर दाब डालता है उस दौरान जो है अंदर की हवा बाहर निकलती है। फिर उसके बाद जैसे दबाव हटाते हैं हम तो बाहर की हवा फिर अंदर आती है। इससे मतलब श्वसन क्रिया में हमें सहायता मिलती है, यानी कि रोगी को श्वसन क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो यह विधि कहलाती है सिल्वेस्टर विधि। ठीक, बस इसमें और कुछ है नहीं। 10-12 बार प्रति मिनट की दर से इस क्रिया को करना है। क्या? 10 से 12 बार। इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है वो नोट करिए बस, बाकी तो सब ऐसे ही है। नोट करने वाला पॉइंट ये है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब व्यक्ति के सीने, पेट आदि पर चोट लगी हो तब इस विधि का, अब आगे लिखूंगा नहीं, आगे आप समझ लीजिए, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है, सिल्वेस्टर विधि। एग्जाम में यही पूछता है। अक्सर जो छात्र हैं वो गड़बड़ाते हैं, सिल्वेस्टर कब लगती है और सैफर कब लगती है। तो सिल्वेस्टर पहली विधि है, सिल्वेस्टर ऐसे याद कर लीजिए। आराम की मुद्रा सोने की कौन सी होती है? आराम की मुद्रा होती है भाई पीठ नीचे करके पेट ऊपर करके आराम से सोते हैं। तो पहली विधि जो आपको पढ़ाई जा रही है वो कौन सी? सिल्वेस्टर विधि। तो आराम की मुद्रा वाली पहली सिल्वेस्टर विधि, यानी पीठ के बल लेटना है हमको, सिल्वेस्टर पहली विधि। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। तो पीठ के बल लेटना है तो मतलब चोट कहाँ लगी होगी? चोट सामने साइड में लगी होगी। चलो बस, इसके बाद दूसरा, आ जाएगा आपका सैफर विधि। SCHEEFAR, गलत हो गया, SCHAFFER, सैफर मेथड। चलो, सैफर मेथड। ठीक, सैफर मेथड में क्या है? वही मतलब बिना आराम वाली मुद्रा समझ लो, पेट के बल लेटना है भाई। ठीक है, अब पेट के बल तो ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते, लेट सकते हो तो बिना आराम वाली मुद्रा। तो पेट के बल कब लेटाना है? जब पीठ में यानी कि बैक साइड में अगर चोट लगी है। तो चलो इसका पॉइंट यहाँ पर यही याद रखना है कि जब पीठ अर्थात पीछे साइड में चोट लगी हो, बस। हाँ, आगे लिख लेना आप, चोट लगी हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे भाई? पेट के बल लेटा दीजिए, हाथों को ऐसे फैला दीजिए, पेट के बल ऐसे लेटा दीजिए इसको। उसके बाद क्या करिए? उसके जो है व्यक्ति के जो, अब ऐसे लेटा दिया आप ना ऐसे, तो उसके जो है दोनों पैरों के बीच में जाकर के आप बैठ जाइए, दोनों पैरों के ऊपर जो है बैठ जाइए पीछे। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए? उसकी पीठ पर दोनों हाथों से ऐसे दबाव डालिए। दबाव डालेंगे तो क्या होगा? अंदर की जो हवा हो बाहर निकलेगी, और उसके बाद फिर छोड़िए तो फिर बाहर की हवा जो है अंदर आएगी, जिससे उसकी श्वसन क्रिया धीरे धीरे नॉर्मल होगी। और दबाव डालते टाइम क्योंकि छाले वगैरह जो है क्या कहाँ पड़े हुए हैं? उसकी पीठ पर पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, छाले वगैरह हो, जहाँ जला कटा हो वहाँ बचा करके आपको दबाव डालना है। और यह क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से करना है। चलो बस हो गया, इसमें और कुछ लिखना नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो सिल्वेस्टर सैफर पहले विधि हमने कौन सी बताई? सिल्वेस्टर में कौन सी मुद्रा में लेटना है? आराम वाली मुद्रा में, जैसे हम लोग आराम से सोने वाली मुद्रा में लेटते हैं।
फिर उसके बाद सेकंड विधि कौन सी बताई, सैफर। सैफर में बिना आराम वाली मुद्रा में यानी कि पेट के बल, बस ऐसे आपको याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। चलो तीसरा वाला विधि पढ़ते हैं, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। तो मुंह से मुंह में हवा भरना, मुंह से मुंह में हवा भरना, इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। चलो हाँ, इसमें क्या करना है, रोगी व्यक्ति है उसको लेटा दीजिए, ठीक है, उसकी पीठ के नीचे थोड़ा सा तकिया लगा दीजिए, पतला बहुत मोटा नहीं, एक तकिया लगा दीजिए। तकिया लगा कर देने में क्या होगा, गर्दन उसका ऐसे हो जाएगा। अब क्या करिए, उसके मुंह में अगर पान गुटखा तंबाकू है तो मैं बोला हूँ कि पहले ही निकाल देना, नकली दांत मत लगाया है तो निकाल के रख दीजिए। और उसके बाद अगर उस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या परेशानी है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसके मुंह पर एक रुमाल रख दीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे करिए, मतलब आपको लगता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब सब लोग एक दूसरे के मुंह पे मुंह तो रखते नहीं है, सबको दिक्कत महसूस होती है, किसी के मुंह से कैसी बदबू आ रही है कैसी नहीं। चलो तो रुमाल रख दीजिए, उसके बाद जो है मुंह से मुंह लगा करके जोर से फूकिए, नाक को बंद कर दीजिए। नाक को नहीं बंद करो तो फूकोगे इधर से हवा ना फेफड़ा में ना जाके इसे नाक से बाहर निकल आएगी, इसलिए नाक को बंद कर दो और मुंह से मुंह में जोर से फूको तो फेफड़ा में हवा भरेगी। इतना जोर से फूकना हवा भरे फेफड़े में, फेफड़ा फूले, फिर उसके बाद छोड़ देना है, नाक को भी छोड़ देना है ताकि हवा बाहर निकले। यह क्रिया भी आपको जो है 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराते रहना है। और देखो सिल्वेस्टर और जो सैफर विधियां हैं ये तो कहने के लिए हैं, इनको जल्दी कोई करता नहीं है और ये बहुत कम इफ़ेक्टिव हैं, मतलब बहुत समय लगता है, घंटा घंटा भर आपको करते रहना पड़ेगा तब जाके कहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे प्रभावशाली विधि है मुंह से मुंह में हवा भरने वाली, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोई तामा झामा नहीं, बस एक आदमी तैयार हो जाए कोई करने के लिए बस। चलो इसके बाद आ जाता है हमारा चौथी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जो चौथी विधि है, वो चौथी विधि है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। कृत्रिम श्वास, देखो गलत लिखा, हिंदी में बड़ा दिक्कत हो जाता है एक आध बार। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा मतलब आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर इंस्ट्रूमेंट, आर्टिफिशियल FICIAL आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन यंत्र फिगर उगर तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि जाएगा बहुत समय खराब, बस आपको दिखाता हूँ ऐसे बुक में और समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, नज़दीक लाता हूँ थोड़ा सा, चलो नज़दीक ला के दिखाता हूँ। अब देखिए तो कहाँ गया है, ये ना, तो ये है, और थोड़ा सा नज़दीक से ध्यान देखिए, रुक जा भाई, काहे परेशानी पैदा कर रहा है। ये है, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो लगा हुआ देखिए हवा लिखा है और हवा अंदर जा रही है, ठीक ना, ये रबर का वाल्व है, लिखा भी हुआ है रबर का वाल्व। तो जब वाल्व को दबाएंगे, दबा करके छोड़ेंगे तो हवा अंदर में भरेगा, जैसे होता नहीं है उसमें मलाई बेचने वाला जो आता नहीं, एक साइकिल पे लगा करके भों 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 करता था, दबाता है छोड़ता है, हवा अंदर निकल जाती है बाहर आती है,
ड्रॉपर होता है, देखे होंगे ड्रॉपर, जो दवाई पिलाया जाता है, दवाई पिलाने के लिए ड्रॉपर बच्चों को यूज किया जाता है। तो उसी तरह से है, रबर का वाल्व है, जब दबाएंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी, जैसे छोड़ेंगे तो फिर हवा अंदर खींचेगा, ये रबर का वाल्व। ठीक है, अच्छा रुक जाओ भाई, बहुत मोटी बुक है तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। अब सही है, चलो। तो रबर का वाल्व हो गया, ठीक है। अब रबर के वाल्व में यहाँ से हमने दबाया और हवा भर गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से हवा फिल्टर होकर के यहाँ पहुँचेगी, यहाँ फिल्टर होकर के जब पहुँचेगी तब ये जो एक मास्क है ये, ठीक है, ये क्या है, मास्क है। इस मास्क के थ्रू रोगी व्यक्ति को हवा उसके नाक में पहुँच जाएगी। अच्छा, और क्या करना है, जो सांस छोड़ेगा वो छोड़ने के लिए जो ऊपर वाला बेंट दिया गया है, यहाँ से हवा ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, जो सांस छोड़ेगा वो वाली, और जो लेना है, जो सांस लेना है, देखो हवा यहाँ से आई इस रबर वाल्व के थ्रू, उसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ एयर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर इसलिए लगा है ताकि जो बैक्टीरिया हवा में हो, हानिकारक तत्व, तो वो सब निकल जाए। उसके बाद यहाँ से आकर के इनलेट फिल्टर से होते हुए चली गई जो है मास्क के अंदर में रोगी के पास, और जो श्वसन करने के बाद उसने जो सांस निकाला वो जो है इस प्लग के थ्रू ये बाहर निकल गई। ठीक है, चलो। तो समझ गए। तो ये हो गया कृत्रिम श्वसन क्रिया यंत्र द्वारा। अब इसको भी 15 से 20 बार जो है 1 मिनट में आपको ऑपरेट करना है। 15 से 20 बार ऐसे ऑपरेट करते रहिए, उस व्यक्ति की श्वसन क्रिया नॉर्मल हो जाएगी। चलो, तब ये हो गया जो है आपका कृत्रिम जो है कृत्रिम श्वसन की जो विधियां हैं, 4 विधियां थी, चारों खत्म हो गई। चलो अगला देखते हैं। आगे क्या है, अगली हेडिंग है, ये आपका चैप्टर अब ना जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो अगला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो है पीपीई। पीपीई अगली हेडिंग जो आपकी है वो है पीपीई। तो पीपीई का मतलब हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हेडिंग जो लिखा गया है पीपीई, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, PERSONAL, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाएगा व्यक्तिगत, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। अब व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण में क्या क्या आएगा भाई? व्यक्तिगत सुरक्षा आपको अपनी करनी है तो सर की करनी है, ना आँख की करनी है, नाक की करनी है, चेहरे की करनी है, हाथ की करनी है, पैर की करनी है, तो पूरे शरीर की सुरक्षा करनी है। तो वही कुछ उपकरणों के बारे में आपको बताएगा कि सर की सुरक्षा के लिए क्या लगाएं, आँख की सुरक्षा के लिए क्या लगाएं, और हाथ वगैरह की, पैर वगैरह की सुरक्षा के लिए क्या लगाएं। तो एक एक थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है, देखते चलिए, कुछ ना कुछ हर पॉइंट में आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा यानी कि हम क्या लिखेंगे? हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन। तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे भाई बताइए? सिर की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? हेलमेट लगाएंगे हम लोग। और क्या करेंगे सिर की सुरक्षा के लिए? ठीक है, हेलमेट है, हेयर नेट है, बम्प कैप है। 3 प्रकार की चीज़ें दिया है, देखिए
हेलमेट है, और हेलमेट तो सब लोग देखे ही हो, गाड़ी मोटरसाइकिल में लगा के चलते ही हो। उसके बाद एक दिया है हेयर नेट। हेयर नेट तो कोई जगह भाई ऐसी जगह होती है कि हेयर नेट का मतलब सुनो ना, जो जाली आती नहीं, सर पे ऐसे जाली लगा देते हैं। खाना वाना बनाने वाले कुक्स वगैरह को देखे होंगे, कब सर में ऐसे लगाए रहते हैं। तो बाल वगैरह क्या है, बांध करके उसी जो है जिसके लंबे बाल हों, लेडी हैं या जेंट्स हैं, तो लंबे बाल हैं तो हेयर नेट में पूरा हेयर नेट को सर के ऊपर लगा लेंगे तो बाल फैले नहीं पाएगा। तो कोई मशीन वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसमें आपका बाल फंसने का चांस नहीं रह जाएगा। या खाना वगैरह पका रहे हैं तो उसमें भी है क्या है, कभी कभी बाल टूट के गिर जाता है तो उससे भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कैंटीन वगैरह में जब ये सब चीज़ें होती हैं। तो हेलमेट लगा सकते हैं, हेयर नेट लगा सकते हैं, ठीक है। हेयर नेट लगा लीजिए तो मच्छर वच्छर से भी थोड़ा बचाव होगा, सर में नहीं काटेगा। दूसरा पॉइंट है आपका बम्प कैप। कौन सा? बम्प कैप मतलब कैप मतलब तो टोपी होता है, बम्प कैप। तो बम्प कैप जो है ना, नॉर्मल ही जैसे कैप लगाते हैं आप ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा हार्ड होता है ये बम्प कैप, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इसका फ़ोटो आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए बम्प कैप की एक फ़ोटो। होता है ऐसे ही है सामान्य तरीके से, जैसे ये देखिए, ये बम्प कैप थोड़ी सी हार्ड होती है बस। तो बम्प कैप क्या करता है, ये छोटे मोटे इम्पैक्ट से आपको बचाता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है झटका लगना, धक्का लगना, चोट लगना। तो छोटे मोटे इम्पैक्ट से आपको ये बचाएगा बम्प कैप। किससे? स्मॉल इम्पैक्ट से आपको बचत करेगा बस। बाकी तो है, अगर भाई आपको कोई हार्ड चीज़ों से बचत करनी है तो फिर हेलमेट लगाइए, और हार्ड हेलमेट लगाइए। चलो, तो सिर की सुरक्षा हो गई। इसके बाद सिर की सुरक्षा के बाद आ जाएगा आपका, तो नेक्स्ट वाला जो है आपका श्वसन सुरक्षा। श्वसन सुरक्षा यानी कि इसको क्या लिखेंगे? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में क्या होगा कि सांस लेने के लिए हमको स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए। धुआं से हमें जो है बचाव करना चाहिए। अभी दिल्ली वगैरह में देखिए सर्दी आ रही है ना, सर्दियों में क्या होता है, वहाँ पर पूरा एकदम जो है धुआं से छा लेता है, एकदम फाग बन जाता है धुएं का। स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है, लोगों को घुटन होने लगती है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो श्वसन सुरक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मास्क लगाना पड़ता है। केमिकल लेबोरेटरी में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी रासायनिक कार्यशाला में काम कर रहे हैं, तब वहाँ पर भी मास्क लगाना है। लेकिन फिर उस मास्क भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। किस जगह पर आपको काम करना है उस जगह के अकॉर्डिंग, यानी कि नेचर ऑफ वर्क, कार्य के अनुसार आपको मास्क का चयन करना है। जैसे एनटीपीसी में अगर आप काम करते हैं, कहाँ पर बोल रहा हूँ? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो कोयला वहाँ पर उड़ता रहता है, ऐसे धूल की तरह कोयला उड़ता रहता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको अस्थमा की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जो है हमको श्वसन के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ वायु चाहिए। तो श्वसन के लिए यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको मास्क लगाना है। जहाँ ज़रूरत है मास्क से मेरा काम चल जाएगा, वहाँ मास्क से काम चलाऊँगा। मास्क से अगर काम नहीं चलता है तब जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आते हैं। जैसे दिया है गैस रेस्पिरेटर,
ठीक है, गैस रेस्पिरेटर। दूसरा दिया गया है आपको, दूसरा दिया गया है धनात्मक दाब शक्ति रेस्पिरेटर। धनात्मक दाब शक्ति रेस्पिरेटर। इसको ना इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव प्रेशर पावर्ड रेस्पिरेटर। नाम देखते चलिए, अभी बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और क्या है, स्वचालित श्वसन उपकरण। स्वचालित माने ऑटोमेटिक, स्वचालित श्वसन उपकरण। चलो, तो ये सब मार्केट में आजकल बिक रहे हैं। जैसे पानी बिकने लगा, आरओ का पानी बिकने लगा 20 रुपया में 1 लीटर पानी। ठीक है, ऐसे ही अब कुछ समय आने वाला है जब क्या बिकेगा, हवा बिकेगी, सांस बिकेगी, सांस खरीदना पड़ेगा। तो क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो जो है पेड़ लगाइए सब लोग। पेड़ नहीं लगाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, और पोल्यूशन बढ़ता जाएगा तो फिर यही सब करना है। देखिए ये क्या है, ये आपका गैस रेस्पिरेटर है। ये सब 1100-1200 रुपया में, 1500 रुपया में, 2000 रुपया में ऐसे आराम से मार्केट में मिल रहा है। तो दिल्ली वगैरह में लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अस्थमा के मरीज होते हैं, जिनको श्वसन संबंधी समस्या है, दमा, अस्थमा मतलब दमा, तो उन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, तो ये हो गया आपका गैस रेस्पिरेटर। ऐसे ही पॉजिटिव प्रेशर, ये जो आपका पॉजिटिव प्रेशर पावर्ड रेस्पिरेटर है, तो ये भी ऐसे ही होता है। इसमें मशीन होती है छोटी सी, और वो उसमें बैटरी से चार्ज रहती है। जब उसे ऑन कर देंगे तो गुर गुर करके चलने लगती है। जैसे ये देखिए, पूरा सेट है ये, ठीक ना। ये लगा दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव पावर प्रेशर के साथ जो है आपको इसमें मतलब एयर लेगा। ये सब क्या होते हैं, एयर खींचेंगे बाहर से, उसके बाद इसमें फिल्टर लगे होते हैं। वो फिल्टर जो है एयर को क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको स्वच्छ वायु देंगे सांस लेने के लिए। अब ये समस्या आ गई, आप समझिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगला वाला क्या है, अगला वाला है स्वचालित श्वसन उपकरण। तो ये भी वही सब है, जैसे पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर है, वो भी वही स्वचालित श्वसन उपकरण। तो कोई भी श्वसन उपकरण ले लीजिए, उसमें मशीन रहेगा, मशीन को ऑन कर दिए, 2-3 लेयर में फिल्टर रहते हैं। वो फिल्टर जो है एयर फिल्टर जो होते हैं, वो 2-3 लेयर में रहेंगे। तो वो हवा को साफ करके और स्वच्छ वायु आपको सांस लेने के लिए देंगे। तो एक ही बात है, वो सब चीज़ें जो लिख दी है, स्वचालित श्वसन उपकरण। चलो, तब श्वसन संबंधी सुरक्षा हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट वाला है आपका आँख की सुरक्षा। आँख की सुरक्षा यानी कि आई प्रोटेक्शन, EYE, आई प्रोटेक्शन। तो आँख की सुरक्षा, आई प्रोटेक्शन। तो आँख की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, चश्मा लगाते हैं लोग। गर्मियों में बाइक पे हम लोग काला वाला चश्मा लगा लेते हैं ना, हीरो भी दिखते हैं उससे। और जो है क्या होता है, तेज धूप से भी हमारी आँखों को बचत होती है। नहीं तो तेज धूप लगने से हमारी आँखें लाल हो जाती हैं। तो क्या करना है आँख की सुरक्षा के लिए, आँख की सुरक्षा के लिए आपको लगाना है चश्मा। और क्या लगाना है,
चश्मा लगाना है, हस्त स्क्रीन चश्मा, ठीक है, एक ही बात है, सुरक्षात्मक चश्मा या हस्त स्क्रीन चश्मा, दो चीज़ इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है सुरक्षात्मक चश्मा, सुरक्षात्मक यानी कि सेफ्टी ग्लासेज, सुरक्षात्मक चश्मा, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सेफ्टी ग्लासेज, ठीक। या दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है हस्त स्क्रीन चश्मा, हस्त स्क्रीन चश्मा, तो यानी हैंड स्क्रीन चश्मा, इंग्लिश में बोलेंगे तो हैंड स्क्रीन ग्लासेस। चलो आगे लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आँखों की सुरक्षा के लिए हमको चश्मा लगाना है, ठीक है। अब कहीं जहाँ पर ज़रूरत है काले चश्मे की, वहाँ पर काला चश्मा लगाइए, और जहाँ पर ज़रूरत है आपको जो है सब कुछ दिखता रहे साफ साफ, और आपको जैसे वेल्डिंग करना होता है तो वेल्डिंग करने में क्या रहता है, ऐसे ही चश्मा चाहिए ना, सफ़ेद स्क्रीन वाला चश्मा चाहिए, और सफ़ेद स्क्रीन वाला उसमें रहेगा तो आपको साफ साफ दिखता रहेगा, और आपकी नहीं गलत बोल दिया मैंने, वेल्डिंग के लिए काला वाला चश्मा चाहिए, वेल्डिंग करने के लिए काला वाला चश्मा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग कर रहे हैं आप, तो ग्राइंडिंग में क्या होगा, चिंगारी उड़ती रहती है, तो चिंगारी आँख में उड़ के ना आके पड़ जाए, तो इसलिए जो है चश्मा आप लगाइए, सफ़ेद वाला चश्मा लगाइए, ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा आपको। और जो है बस इसका तो कोई इमेज वगैरह नहीं रखा हूँ, चश्मा आप जान ही रहे हैं। तो जहाँ ज़रूरत है काला चश्मा का, यानी कि सेफ्टी वाला चश्मा सेफ्टी लगाइए, जहाँ ज़रूरत है आपको जो है सेफ्टी में दोनों चश्मा आ गया, काला वाला भी आपका हैंड स्क्रीन चश्मा, दोनों उसी में आ जाएगा। तो हैंड स्क्रीन चश्मा का मतलब क्या हुआ, हैंड स्क्रीन चश्मे का मतलब यह हुआ कि जो है जो सफ़ेद वाला रहता है, उठा के हाथ से ऐसे आप उठा के लगा लेते हैं, वही हैंड स्क्रीन चश्मा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आई प्रोटेक्शन हो गया, इसके बाद चेहरे की सुरक्षा, फेस प्रोटेक्शन। चेहरे की सुरक्षा यानी कि फेस प्रोटेक्शन। तो चेहरे की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, चेहरे की सुरक्षा करने के लिए फेस शील्ड लगाना पड़ता है। तो बस एक ही चीज़ लिखा हुआ है, फेस शील्ड, फेस शील्ड, ठीक है। तो फेस शील्ड देखिए, जैसे ये है आपकी फेस शील्ड, कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे फेस शील्ड को। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में गए थे ना, इलेक्शन ड्यूटी करवाने, तो हम लोग भी फेस शील्ड लेकर के गए थे। चलो तो हो गया फेस शील्ड। इसके बाद श्रवण सुरक्षा यानी कि हियरिंग प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा, आप सीधे बोलिए, श्रवण सुरक्षा लिख रहे हैं, ईयर प्रोटेक्शन सीधे लिख दीजिए ना, ईयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ईयर प्रोटेक्शन में क्या है, ईयर प्रोटेक्शन में जो है देखिए तेज़ आवाज़ से हमको समस्याएं होती हैं, इरिटेशन पैदा होता है, अधिक समय तक तेज़ आवाज़ में रहने से हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो जो आवाज़ होती है उसको डेसिबल में नापा जाता है, जैसे 90 डेसिबल, 90 dB ऐसे लिखा रहता है, dB का मतलब डेसिबल। 90 डेसिबल से अधिक से क्या होगा, 90 डेसिबल से अधिक की अगर आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हमें फिर इरिटेशन महसूस होता है, ठीक ना। 80 डेसिबल से अधिक की आवाज़ अगर हमें 90 डेसिबल से अधिक की आवाज़ अगर हमारे कानों में पड़ती है तो फिर हमको इरिटेशन महसूस होता है। और अगर हम लंबे समय तक ऐसे किसी स्थान पर कार्य करते रहते हैं
कई सालों तक, तो हमारी श्रवण शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो देखिए ये क्या है आपका ईयरबड, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। कान में लगा लीजिए, एकदम मुलायम मुलायम सा होता है, कान में दर्द वर्द नहीं करेगा। इसको हम लगा चुके हैं, ठीक है। दूसरा देखिए मफ, ईयर मफ, ठीक, पूरे कान को कवर कर लेता है ये। तीसरा देखिए ये भी आपका एक प्रकार का जो है ईयर प्लग है, मुलायम सा रहता है, कान में लगा लीजिए इसे। तो चलिए, तो कान की सुरक्षा के लिए क्या क्या आपको कान की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है। ईयर वाल्व, हिंदी में सब ईयर लिख दिए हैं, ईयर वाल्व, VALVE, ईयर वाल्व। उसके बाद दूसरा है आपका मफ और ईयर प्लग, MUF, मफ और ईयर प्लग, EAR, गलत हो गया, ईयर प्लग। चलो, तो इसमें ईयर प्लग आप दिखाए भी, हम देख गए, ईयर वाल्व भी देख गए। मफ का मतलब वही जो दिखाया था आपको, पूरा कान को कवर कर लेता है ना, ये जो दिखा रहा था ये मफ है, ईयर मफ बोलते हैं इसको। तो ये पूरे कान को कवर कर लेता है, और थोड़ा सर्दी उर्दी का मौसम है तो उसमें भी जो है वीदर से आपको बचाता है। चलो, इसके बाद ईयर प्रोटेक्शन के बाद आ जाता है आपका स्किन प्रोटेक्शन, त्वचा की सुरक्षा। स्किन प्रोटेक्शन, तो स्किन का मतलब त्वचा, सब लोग जान ही रहे हो, कुछ नहीं बताना है। स्किन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है भाई, आपको अपनी त्वचा की भी बचत करनी है। तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए बैरियर क्रीम आती है, कौन सी, बैरियर क्रीम, बैरियर क्रीम, BARRIER CREAM, बैरियर क्रीम। तो बैरियर क्रीम क्या होती है, काम करने से पहले हमको अपने हाथों वगैरह में लगा लेनी चाहिए, लेकिन हर जगह ज़रूरत नहीं है बैरियर क्रीम लगाने का। जैसे नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि काम कैसा है, कहीं एसिड वगैरह में काम करना है, क्षार एल्कलाइन में काम करना है। कहाँ पर बोल रहा हूँ, एसिड यानी कि अम्ल, क्षार, गलत लिख दिया ना, क्षार, रसायन। तो इन सब के साथ अगर एसिड, क्षार, रसायन, इन सब के साथ, क्षार ये भी गलत है, क्षार ऐसे बनेगा ना, ये सही है। एसिड, क्षार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्कलाइन, ALCLINE। एसिड, क्षार, रसायन, इन सबों के साथ काम करना है तो हमारे हाथों पर क्या होगा, जलन होने लगेगी, इचिंग होने लगेगी, इरिटेशन महसूस होगा। तो इन सब जगहों पर कार्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले बैरियर क्रीम लगा लेना चाहिए। बैरियर क्रीम लगा लेने के बाद फिर काम करना चाहिए। तो इससे जो है, और उसके बाद में काम करके आइए, फिर हाथ वाथ धुल लीजिए अपना साबुन से आराम से, कोई दिक्कत की नहीं है, ठीक है। जैसे एक देखिए लिखा हुआ है ना, बैरियर क्रीम, ठीक है। तो प्रो स्किन बैरियर क्रीम, बैरियर का मतलब इसको हिंदी में अगर बोलोगे ना, ऐसे तो लिखा जाएगा हिंदी में, इसको बाधा क्रीम लिखा रहेगा। आप सब समझ लेना, नहीं पता लगा कि ये कौन सी क्रीम है भैया, बाधा क्रीम, ठीक। चलो, स्किन प्रोटेक्शन हो गया। इसके बाद आपका आता है बॉडी प्रोटेक्शन। अब शरीर की सुरक्षा करनी है, पूरे शरीर की सुरक्षा करनी है, बॉडी प्रोटेक्शन। तो बॉडी प्रोटेक्शन में, शरीर की सुरक्षा में कुछ आइटम दिए गए हैं, जैसे लिख लीजिए,
पहले फिर बता रहा इनको। नंबर 1 है डंकी जैकेट, डंकी DUNKEY, डंकी जैकेट मतलब गधे वाली जैकेट। पॉइंट नंबर 2 कोट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 एप्रन, एप्रन कोट, एप्रन कोट। पॉइंट नंबर 4 बॉडी वार्मर, बॉडी वार्मर अंग्रेजी सबको पता ही है, बॉडी वार्मर अंग्रेजी ही है, अब अंग्रेजी में लिख दिया है एप्रन कोट। चलो तो अब एक एक चीज़ देखो, डंकी जैकेट जैसे होता है, डंकी माने गधा, ठीक है। डंकी जैकेट वगैरह पहनने से क्या होता है कि सर्दियों में हमको जो है प्रोटेक्शन मिलता है। एक मिनट चलिए, तो ये देखिए डंकी जैकेट, देखिए वातावरण में अधिक ठंडे स्थानों पर कार्य करना हो तो डंकी जैकेट पहन लीजिए। इसके बाद कोट है, कोट पहन लीजिए, ये भी हमें वही चीज़ प्रदान करेगा। कोट है कि डंकी जैकेट की तुलना में कम करेगा। कोट में पूरा स्लीव्स वगैरह ये सब नहीं बंद होता, डंकी जैकेट में पूरा यहाँ तक सब पूरा बंद हो जाएगा। एप्रन कोट है, तो एप्रन कोट नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है। आप बढ़िया अच्छे से कपड़े घर से पहन के गए हैं और कोई काम ऐसा करना है जहाँ पर ये लग सकता है कि आपका कपड़ा थोड़ा गंदा हो सकता है, तो वहाँ पर आप एप्रन चढ़ा लीजिए कपड़े के ऊपर। जैसे ये देखिए, ये क्या है, डॉक्टर ने जो कोट पहना है इसको बोलते हैं एप्रन कोट, ठीक है। चलो इसके बाद बॉडी वार्मर जानते ही हो, इनर वियर होता है जो हम लोग शर्ट के नीचे पहन लेते हैं, तो ये सब जो है हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाथ और भुजा की सुरक्षा। हाथ, तो हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? हैंड प्रोटेक्शन के लिए फाइबर दस्ताने, पीवीसी फैब्रिक, ग्लव्स, स्लीव्स, आर्म प्रोटेक्टर आदि। तो चलो क्या करना है, फाइबर का दस्ताना, फाइबर दस्ताना, और क्या लगाना है, फाइबर दस्ताना, पीवीसी फैब्रिक, पीवीसी फैब्रिक, पीवीसी फैब्रिक दस्ताना, ठीक है, पीवीसी फैब्रिक दस्ताना दिख रहा है, ठीक है, पीवीसी फैब्रिक दस्ताना। इसके बाद जो है स्लीव्स, आर्म प्रोटेक्टर, स्लीव्स, SLIVES, स्लीव्स, आर्म प्रोटेक्टर, आर्म प्रोटेक्टर, ठीक है। तो फाइबर दस्ताना, जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ वैसा दस्ताना पहनो। पता लगा डॉक्टर अगर है वो फाइबर दस्ताना पहन ले तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको मेडिकल वाला ग्लव्स पहनना है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का दस्ताना पहनना है। चलो जैसे देखो, ये देखो एक दस्ताना, फाइबर दस्ताना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीवीसी का दस्ताना, पीवीसी का दस्ताना देखो, ये देखो पीवीसी का, बिजली का काम करना है अगर तो पीवीसी वाला दस्ताना पहन के जाना है, ठीक ना। बिजली का काम करना है तो पीवीसी दस्ताना पहन लेना है। इसके बाद और कौन सा है, पीवीसी फैब्रिक हो गया, पीवीसी फैब्रिक ग्लव्स। इसके बाद स्लीव्स है, स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स, ये देखिए स्लीव्स, ठीक है, आर्म प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी भुजाओं को पूरा ये सुरक्षित करेगा।
और यही जो स्लिप्स है इसी को आर्म प्रोटेक्टर भी बोला जाता है, जो लास्ट में इन्होंने लिखा है आर्म प्रोटेक्टर, तो यही स्लिप्स ही है, ठीक है, जो हाथ को सुरक्षा दे रहा है। चलो इसके बाद आता है पैरों की सुरक्षा। तो पैरों की सुरक्षा यानी कि फुट प्रोटेक्शन, फीट प्रोटेक्शन। ये बताओ फुट और फीट, तो फुट का मतलब क्या हुआ और फीट का मतलब क्या हुआ? फुट का मतलब एक पैर और फुट का मतलब दोनों पैर, ठीक है। तो फीट प्रोटेक्शन, फीट प्रोटेक्शन। तो फीट प्रोटेक्शन में क्या रहेगा? सुरक्षा जूते। देखिए सुरक्षा जूते यानी कि सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज। दूसरा सुरक्षा जूते, पैर ढकने की पट्टी, पैर ढकने की पट्टी, और क्या है? एंकिलेट्स, एंकिलेट्स, एंकिलेट्स। अब क्या है, एक एक चीज के बारे में समझिए। सुरक्षा जूते, सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज के बारे में सबको पहले भी बताया हूँ, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये जूता है, देखिए ये क्या है? सेफ्टी शूज है ना। इसमें आगे देखिए जहाँ पर आपका टो आता है, पंजा वाला जहाँ उंगलियाँ रहती है, वहाँ पर देखिए बहुत हार्ड दिख रहा होगा, ध्यान देखिए, ठीक है। एक पैर मार दो किसी को ऐसे उठा के ना, तो उसका फट ही जाएगा, आगे स्टील लगा रहता है। तो ठोकर से, कोई चीज़ के गिरने से आपके पैरों को बचाएगा ये। दूसरा जो है एक तरह का ये आता है बूट, जिसको हम बूट बोलते हैं। ये देखो बूट बोलते हैं ना इसको। तो जैसे हमको पैर के साथ साथ थोड़ा, मतलब पंजे के साथ साथ थोड़ा ऊपर तक पैर को भी बचाना है। जैसे उन लोगों को देखे हुए सड़क बनाने वाले लोग होते हैं, डामर वगैरह डालते रहते हैं, या नालियों वालियों की सफाई करने वाले लोग होते हैं, तो वो सब ये बूट पहनते हैं। चलो उसके बाद पैर ढकने की पट्टी, तो काटन वगैरह रहना चाहिए आपके पास। जैसे ये सब पैर वैर कहीं ढकना है, लपेट लीजिए, पट्टी को लपेट करके फिर काम कर लीजिए, फिर निकाल के रख दीजिए। अच्छा, पैर ढकने की पट्टी। और ये एंकिलेट्स, एंकिलेट्स का मतलब होता है जो आपका एंकल होता है। एंकल का मतलब जो ये पोर्शन होता है, मतलब अब तो दिखाई नहीं पा रहा हूँ, मतलब एड़ी वाला पोर्शन होता है, तो उसकी बचत के लिए देखिए एंकल प्रोटेक्शन के लिए आता है। ये देखिए ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। चलो तो ये सब हो गया, लगभग चीज़ें सब आपकी हो गई हैं। शरीर की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा, चेहरे की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा, सब हो गया, लगभग हमने सब बता दिया। अब आइए इस क्लास को ही ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आगे लेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तो चलो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।